हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। मित्रों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या अदर एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें TRE 4 दे रहे हो जो अभी करेंटली होने वाला है, उसमें ये रामबाण साबित होगा। इस प्रश्न को आपको मेरे साथ रिवीजन करना है। ऑन द डेली बेसिस 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रश्नों को कैसे प्रीवियस ईयर को देखेंगे और इसके ट्रेंड को समझते हुए इसे याद करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़कर इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। आइए हम चल रहे हैं इतिहास की तरफ। इतिहास में भी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी पूरा पाषाण काल जो था उसमें आदि मानव का मनोरंजन का क्या साधन था? पहला शिकार करना, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा संगीत या चौथा घुड़सवारी। तो हम कह सकते हैं आदि मानव हमारे जो थे वो उस समय तो जुआ नहीं खेल सकते थे। संगीत की अभी धीरे धीरे शुरुआत हुई होगी, तो उस समय तो वो संगीत के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। चौथा घुड़सवारी। जब घुड़सवारी अभी आदि मानव शुरुआती सभ्यता में थे तो घुड़सवारी बहुत ही पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि अभी घोड़े का साक्ष्य मिला ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आदि मानव शिकार करते थे। क्या करते थे हमारे आदि मानव? शिकार। इसका आंसर क्या होगा? शिकार। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। कौन पाषाण? नवपाषाण। ओ पूरा पाषाण। नवपाषाण के द्वारा कौन सा पशु पाला गया था? पाला भेड़, दूसरा बकरी, तीसरा कुत्ता और चौथा घोड़ा। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें। इसमें पहला प्रमाण मिलता है कुत्ते का पालने का, यानी पहली बार डोमेस्टिकेटेड किया गया किसी भी जानवर को तो कुत्ता था। इसका आंसर होगा कुत्ता। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हम जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जब खुदाई की जा रही थी, उसके अंतर्गत धीरे धीरे रेलवे का नेटवर्किंग का विकास हो रहा था। उन लोगों का, अंग्रेजों का पहला पर्पस यही था कि अधिक से अधिक कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान से जोड़ा जाए और उसके द्वारा हम लोग रॉ मटेरियल जो है और विदेशों में ले जाया जा सके, ताकि माल वहां से बनाकर फिर भारत में जो भी सामान होंगे उसको बनाकर अब भारत में फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि भारत के लोग इसी रॉ मटेरियल को हाईली कॉस्टेबल पर खरीद सके। तो इस समय खुदाई की जा रही थी हड़प्पा सभ्यता की। तो उस समय 4 प्रश्न के आज आंसर के संबंध में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और सुतकांडोर, ये 4 स्थल थे। किस सबसे पहले इसमें कौन सा आया? सबसे पहले आया हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता ये है कहाँ? ये पूछ सकता है आपसे। हड़प्पा सभ्यता पंजाब के पश्चिमी पंजाब में है। अब हम चल रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि अनार्य और आर्य
हम कह सकते हैं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई रहस्य है जो हमारे देश में आए थे वो आर्य थे, तो अनार्य थी। इसका चारों का पहला, यह एक शहरी सभ्यता थी, उस समय शहर का विकास हो गया था। दूसरा, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। कैसी थी इसकी लिपि? चित्रात्मक। तीसरा, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। और चौथा, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। अच्छा, नर्मदा नदी घाटी कहां से, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो अनार्यों का संबंध कौन सी सभ्यता से होगा? शहरी सभ्यता। उस समय हमारा शहरी सभ्यता, अनार्यों का संबंध कौन सी सभ्यता से था? शहरी सभ्यता से। पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, सुत्काडोर, ये बहुत ही फेमस जगह थे। उसमें हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित थी? हड़प्पा है कहाँ? पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब में। पहली बार कौन से खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा। तो कांस्य युग, यानी उस समय कांस्य का विकास हो गया था। कब? हड़प्पा सभ्यता की खोज में। ठीक है, इसे कांस्य युगीय सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय मंदिर था? नहीं। ये प्रश्न आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान इंद्र और वरुण की, या भगवान पशुपति की? किसकी पूजा करते थे? तो इसमें भगवान पशुपति की पूजा करते थे। पशु और पति। उस समय सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। वहां से मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं था। ये प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। सातवां, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? कौन से पशु की चित्रण नहीं किया गया है? इसके चार ऑप्शन देखते हैं। पहला गाय, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा और चौथा बाघ। तो पहला गाय, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में गेंडा और भैंसे का चित्रण मिलता है, हाथी और बाघ का चित्रण मिलता है, लेकिन किसका चित्रण नहीं मिलता है? गाय का। वो हाथी और बाघ जो है वो दाहिने तरफ है, यानी राइट साइड है, जबकि बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। उसके नीचे दो हिरण खड़े हैं, यानी उसके नीचे अगर जाइएगा तो दो ठो हिरण का चित्र मिला है, लेकिन गाय और घोड़े की मूर्ति नहीं मिली है। कौन सी मूर्ति नहीं मिली है? गाय और घोड़े की। तो प्रश्न बना सकता है कि गाय और घोड़े की मूर्ति मिली है कि नहीं? तो नहीं मिली है। कब? हड़प्पा कालीन सभ्यता में। लेकिन क्या क्या मिला है ये भी पूछ सकता है। आपको मैच करने का दे देगा, दो चार ठो इधर दे देगा, चार ठो इधर, और मैच कराएगा। कहेगा जी गेंडा का प्रमाण मिला है, गेंडा का प्रमाण मिला है, भैंस का प्रमाण मिला है, भैंसा का, हाथी का प्रमाण मिला है और बाघ का प्रमाण मिला है। उसके साथ साथ दो ठो हिरण का भी प्रमाण मिला है। इस प्रकार प्रश्न पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर का अगर मन होगा तो स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चंस बनाएगा, क्योंकि आपको उसे जांचना है कि आपको पूरा याद है कि नहीं। जब ऑब्जेक्टिव, जब चार प्रश्न को मैच करने का देते हैं, उसमें पूरा आपको क्लियरेंस होना चाहिए ताकि अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर सके। आइए हम लोग आठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूर्ति मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा, यानी क्वाइन जो था उस समय, वो कौन से देवता का चित्रित था? पहला पशुपति, दूसरा इंद्र, तीसरा विष्णु और चौथा वरुण। तो मोहनजोदाड़ो में क्लियर दिया गया है
जो इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर में बात किए थे, तो उसमें पशुपति की पूजा होती थी। तो जिसकी पूजा होगी उसी की मुद्रा क्वाइन पर सिंबल होगा, यानी चित्र होगा। तो इसका आंसर होगा पशुपति। पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आध शिव कहा। आध शिव मतलब आधा शिव। किसने कहा था आधा शिव? मार्शल ने। मार्शल कौन था? मार्शल कोई आर्कोलॉजिस्ट होगा, उसने ये बात कही। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? यानी पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो बचे थे उसे कौन सा खोजा था? इसमें 4 ऑप्शन: सर जॉन मार्शल, बी में आर डी बर्मन, सी में ए कनिंघम और डी में दयाराम सहनी। तो ए कनिंघम को भारत का आर्कोलॉजिकल सर्वे का फादर कहा जाता है। जितने भी नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से अवश्य प्रश्न उठाते हैं। पहला, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आर के कनिंघम होगा, जिनका कार्यकाल था 1853 से लेकर और 1873 तक। उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? यानी हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है, इनमें देखेंगे प्रश्न। पहला, सर विंटेंस स्मिथ। दूसरा, डी गोस्वामी। तीसरा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और चौथा, सर मार्टिन हीलर। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे जे सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कनिंघम साहब को कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कहा जाता है। उन्होंने भारत में बहुत से अवशेषों को खोजा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लगभग 19वीं शताब्दी में हुई थी। और इसका पहला पर्पस क्या था? इसका पहला पर्पस यह था कि भारत में जितने भी साइट्स हैं उनको खोजा जाए और निकाला जाए और पता किया जाए कि यहाँ कौन कौन से अवशेष हैं। अभी ये कार्यरत है। तो इसका आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा आंसर होगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सभ्यता से जुड़ा, भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए यही है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर हो सकता है? आइए हम लोग देख रहे हैं। पहला, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। दूसरा, पहली व्यापार के महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। उस समय धर्म बढ़ गया, धर्म का अस्तित्व में आ गया था, यानी पूजा पाठ लोग करते थे लेकिन मंदिर तो नहीं था। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। चौथा, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा पहला, यानी पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। यानी पूछेगा जब सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं वो क्या थी? शहरी थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता आपको ग्रामीण थी। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला ये अंतर मिलता है, जब वैदिक सभ्यता जो आपको ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता शहरी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 2500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम लोग चलेंगे 12वें प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है जो उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी इसमें होगा? पहला ब्राह्मी, दूसरा द्रविड़, तीसरा हड़प्पा।
हड़प्पा सभ्यता था, लिपि थोट। और अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। हाँ, ए डी जो होगा और सिंधु घाटी सभ्यता का आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। कैसी लिपि प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? चित्रात्मक, यानी चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था। लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कितने अक्षरों का प्रयोग है? 400। यह सिंधु घाटी सभ्यता को अधैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ऐसी सभ्यता जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया अधैतिहासिक, क्योंकि उसमें लिखा गया था। क्या लिखा था? 400 अक्षरों, और चित्रात्मक थी, चित्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? किसका टीला? मृतकों का। मृतकों मतलब जो मरे हुए। तो पहला हड़प्पा। हड़प्पा मृतकों के टीला के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि पहले हम लोग इससे बात कर चुके हैं। मोहनजोदाड़ो में भी ये हो सकता है। तीसरा कालीबंगा, और चौथा बनवाली। अब इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा, कौन सी भाषा में कहा गया? सिंधी। और पूछ सकता है ये प्रश्न, जो सिंधी भाषा कब जोड़ा गया था और कौन से आर्टिकल से जोड़ा गया था? तो 24 आर्टिकल से पहली बार जोड़ा गया सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का। अब हम लोग चलेंगे 14वें प्रश्न की ओर। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? उसका लोकेशन तो पूछ सकता है। पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा सिंध और चौथा उत्तर प्रदेश। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। क्या नगर था? प्रमुख। तो इसका आंसर होगा सिंधु। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ललकाना जिले में स्थित है, जहां ललकाना जिले में शायद गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी। ये प्रश्न एग्जाम में टाइम एंड अगेन पूछता है। राखल दास बनर्जी किसके हैं? मोहनजोदाड़ो के। अब हम लोग अंतिम और 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थल कहाँ मिला? किसका स्थल? अनाज संग्रह करने का स्थल। पहला मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा रोपड़ और चौथा कालीबंगा। तो मोहनजोदाड़ो का सर्वप्रथम प्रमाण मिला था मोहनजोदाड़ो में, विशाल कोठार अनाज संग्रह करने के जगह। किसमें मिला था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस भाषा से लिया गया है? सिंधी भाषा से। प्रश्न ये कहाँ स्थित है? ललकाना साहिब, पाकिस्तान में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोहनजोदाड़ो का सर्वप्रथम उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नागार इसे पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे और निर्मित एक भवन मिला है। कितना उसकी ऊंचाई है? 1.52, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। यानी लंबाई उसकी क्या है? 45.72 और चौड़ाई क्या है उसकी? 22.86। ये किसी किसी एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू आपको दे देगा और उसमें पूछ देगा जो इसमें से कोई कौन नहीं है। जब प्रश्न बनाएगा, डिफिकल्ट बनाना होगा तो। इसे मार्टियल हिगल ने अनागार बताया। इसे ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले। कितने प्रकोष्ठ मिले? 27। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी। लंबाई आपकी कितनी है? इसकी लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम, यानी ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम आपकी लंबाई जो है वो 45.72 है। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई इसकी है 22.86 और ऊंचाई है 1.52। और किसने इसे अनागार कहा था? मार्टिन हिलर ने। इसमें कितने प्रकोष्ठ है? 27। आई होप आप इस प्रश्न का
एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और इस प्रश्न को आप एंजॉय करेंगे और स्टडी करेंगे, ताकि ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4 जो अभी होने वाला है उसमें जीएस के सेक्शन में, बीपीएससी, रेलवे, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसे आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं आपको शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, प्लीज कोऑपरेट मी इन दिस रिगार्ड, थैंक यू।